हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराने के लिए मैं ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज ला रहा हूं, जिससे वो पढ़कर आपको फिजिक्स में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 180 बाई 180, क्योंकि मैं फुल सिलेबस कवर कर रहा हूं। इतना ही आपके लिए काफी है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसका रीजन यही है क्योंकि मैं हर चीज इन डिटेल सारे सिलेबस को आपके लिए पढ़ा रहा हूं। और ये वीडियो स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। देखिए, मैंने लिखा भी है नीट। ये 12th की बात भी नहीं करेंगे, मतलब 12th वालों के लिए नहीं है, ये जेई वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए ही बनाए गए हैं, जिससे आपको ट्रेमेंडस फायदा हो। तो इस सीरीज को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 16 पर, जो कि है कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। इसके पार्ट नंबर 2 को करेंगे। तो इसके पहले का पार्ट और पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए आप देख पाए, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब भी आप सीक्वेंस में चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स, वो आसान हो जाती है। और मेरी भाषा भी आसान है, मैं ये समझ के पढ़ाता हूं कि जीरो टू हीरो बच्चे को बना रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा नहीं आती फिजिक्स तो भी दिक्कत नहीं, मैं बहुत सरल भाषा में आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको इजी भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएं, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और चलते हैं, अपनी आज की बात शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा। और हाँ, इस लेक्चर के अंत में 3 क्वेश्चन चैलेंज भी आपको दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद इसी टॉपिक पर वो 3 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अक्सर वो क्वेश्चन आए होते हैं एग्जामिनेशन में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो उसको आप कीजिए। अगर ये पूरा वीडियो समझ में आया है तो झट से निकल जाएंगे। अगर कहीं ना निकले तो रिफर कर लीजिए उस पॉइंट को वीडियो के, और उससे आप हेल्प लेके उसको कर जरूर डालिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बने और मजा आ जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका। खैर, तो 16 चैप्टर कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफर। आज बात करने वाले हैं पार्ट 2 नंबर का, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, हीटिंग कर्व, फेज चेंज, फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट। ये सब डिस्कशन में करेंगे। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि कई बच्चों की डिमांड रहती है कि सर, जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो पढ़ने में सरलता होती, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अरविंद एकेडमी नीट का। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, और ज्वाइन कर, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां नीट के लिए कुछ बहुत ही सपोर्टिव मटेरियल है जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में, और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो जाइए, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर चेक कीजिए कि क्या मटेरियल आपके लिए है जो आपको सपोर्ट करेंगे नीट में सिलेक्शन के लिए। चलिए, बात को, जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो बन रहा है, वो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो शुरुआत हो जाती है हमारी चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज जो बात कर रहे हैं यहां। देखिए, हमारे पास मेजरली 3 तरह की फेज हम पकड़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं। सॉलिड, मान लीजिए आप आइस को सोच लें एक बार, तो सॉलिड आइस हो गई, और लिक्विड हो गया, और फिर ये गैस हो गया। ये 3 तरह की स्टेट्स हमें मालूम रहती हैं बेसिकली। और यहां पर स्टेट में चेंज, इस सॉलिड को लिक्विड बनाना या लिक्विड से सॉलिड बनाना, या हम लिक्विड से गैस बनाएं या गैस से लिक्विड बनाएं, इसमें जो परिवर्तन या चेंज करते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेट में चेंज करना, तो वो हम हीट या तो इनको दे के करते हैं या हीट इनसे निकाल के करते हैं। जैसे बर्फ को पानी बनाना होगा, ये आइस को पानी, तो आप हीट सप्लाई कर देंगे, बर्फ को निकालते हैं, टेबल में रखते हैं, पिघल जाती क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले लेती है। और अगर पानी को बर्फ बनाना है, लिक्विड को सॉलिड बनाना है, तो हीट उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसी के लिए रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं कि आप पानी को जमा देते हैं फ्रीजर में डाल के, वो लिक्विड बन जाता है, बर्फ या सॉलिड। और इसी तरीके की यहां बातचीत की जा सकती है। वेपर बनाना है तो हीट दे दो, और वेपर से लिक्विड लेना है तो हीट ले लो।
कुल मिला के बात समझ में ये आई कि जो तीन बेसिकली इन जनरल स्टेट्स हमारे पास हैं उनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं हीट देकर या हीट लेकर। इसी की स्टडी हम इन डेप्थ करने वाले हैं। तो ये मैंने पूरा समझा दिया, आप पढ़ेंगे वही बातें लिखी हैं कि नॉर्मल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वगैरह वगैरह। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ये क्योंकि मैंने कहा जीरो टू हीरो वाली बात, तो ये मैं आपको बता देता हूं। वैसे कई बच्चों को पता रहती है लेकिन भूल भी जाते हैं आप लोग कभी कभी। देखिए जब स्टेट चेंज होती है तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, ये उसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पानी का, जिससे आसानी, ये 0 डिग्री आइस है, तो जब ये चेंज होगा आइस बदलेगा वाटर में, तो जब ये 0 डिग्री वाटर में, तो यहां पर इसका जब ये क्या है स्टेट चेंज, यहां लिख देना चाहिए था लेकिन यहीं लिख देता हूं, पता नहीं छोटा आएगा कि नहीं, स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज में टेम्परेचर नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम इसको और हीट देंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, हीट देते जा रहे हो तो ये बन जाएगा 100 डिग्री का वेपर। पहले बनेगा 100 डिग्री का पानी, वाटर है ना, 100 डिग्री का पानी। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका टेम्परेचर बदल रहा है। जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता। बर्फ से पानी जब बन रहा होगा तो देखो 0 डिग्री यहां भी है, 0 डिग्री यहां है, टेम्परेचर विल नॉट चेंज इन स्टेट चेंज। जब स्टेट आप बदलोगे तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और जब टेम्परेचर बदलेगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी, दोनों काम साथ नहीं होंगे। और व्हेन टेम्परेचर राइजेस और डिक्रीजेस, चेंज लिख देना चाहिए था, व्हेन टेम्परेचर राइजेस डिक्रीजेस देन देयर इज नो स्टेट चेंज। बात समझ गए ना, राइजेस डिक्रीजेस में लिख दीजिए टेम्परेचर चेंजेस। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये ध्यान रखने की बात है, आपको आता होगा। मैंने रिवाइज इसलिए माना कि कई लोग के दिमाग से निकल जाता है। जब स्टेट में परिवर्तन हो बर्फ से पानी तो टेम्परेचर ना बदलो, और जब टेम्परेचर बदलो तो स्टेट ना बदलो। दो में से एक ही काम प्रकृति ने, नेचर में ऐसा लॉ बना रखा है, दोनों काम ये साथ नहीं कर सकते हैं। खैर इस बात को समझिए क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है अभी की पढ़ाई में, इसलिए मैंने इसको बताया कि आप बात पकड़ ले जाएं। चलिए अब जब स्टेट चेंज होता है वहां पर हीट कितनी लगती है, मैं पिछले वाले में ही समझा देता हूं आपको। यहां पर जब स्टेट चेंज होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं आप ml। L क्या होता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बताएंगे, लेटेंट हीट ऑफ, इसको कह सकते हैं फ्यूजन, या दो तरह की होती है उसकी हम बात करेंगे, चलो लेटेंट हीट। और यहां जब टेम्परेचर चेंज होता है फिर देंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, फिर आगे वेपर बन जाएगा 100 डिग्री का। और यहां पर जो Q देते हैं वो mc डेल्टा T देते हैं। ये देखिए यहां पर जब ये टेम्परेचर बदल रहा है तो mc डेल्टा, इसकी चर्चा कर चुके, और ये इसकी चर्चा करेंगे। अब ये लेटेंट हीट क्या चीज होती है, L। तो 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ये दो प्रकार की होती है, डिस्कस करेंगे अभी। फिर से लेटेंट हीट क्या है, किसी भी सब्सटेंस का या सॉलिड जो भी है सब्सटेंस है उसका 1 ग्राम मास ले लीजिए और उसको कितनी हीट दें कि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए, उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो ये बात यहां पर देखिए लिखी भी है मैंने, और जो मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं आपको। तो लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, सीजीएस सिस्टम में ग्राम बोला है, अदरवाइज यूनिट मास, ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलना है उस समय, अगर बदलेंगे तो फिर ये मामला कुछ और हो जाएगा। ठीक, तो जब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखिए, और उस समय
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए यूनिट मास को जितना आप हीट देंगे वही लेटेंट हीट उसकी हो जाएगी। तो उस लेटेंट हीट की कैलकुलेशन कैसे होती है, Q इज इक्वल टू ml, ये लेटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी को मान लीजिए Q देनी पड़ी स्टेट चेंज में हीट, तो L क्या हो गया, Q बाई एम। तो Q बाई एम का वही मतलब है कि हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। और अभी देखेंगे वाटर की याद कर लीजिएगा, पूछी कई जगह इस्तेमाल होती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पानी के बारे में आपको लेटेंट हीट वगैरह पता है। अब ये दो तरह की लेटेंट हीट होती है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग। फ्यूजन मेल्टिंग का मतलब क्या है कि अगर ये बर्फ लेके आप बैठे हैं, आइस 0 डिग्री, अब इसको आप वाटर बनाना चाह रहे हैं, 0 डिग्री का वाटर, तो इसको जितनी हीट देंगे वो हो गई हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और जितनी निकालेंगे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देना, मेल्ट कराने के लिए हीट दे रहे हैं, इसको हीट देंगे तो ये पानी बन जाएगा, ये क्या हो गया, मेल्टिंग वाली चक्कर, कुछ दिक्कत नहीं होती। और इसी का उल्टा कि इसको हीट, इस पानी से हीट निकालें, मतलब ये कहानी अगर ऐसे जा रही है तो ये मेल्ट कर रहे हैं आप, और अगर ये ऐसे जा रही है तो फ्यूजन कर रहे हैं आप। तो अगर वाटर को से हीट निकालेंगे तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ बन जाएगा। बर्फ को हीट देंगे तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मामला वही है, समझ रहे हैं ना, देने लेने का फर्क है, नाम इसलिए अलग अलग है दोनों सेम वैल्यू आएगी। और इसको ये क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई LF। तो इसको हम नॉर्मली LF से दिखा देते हैं, फ्यूजन की हीट है या मेल्टिंग की है। इसीलिए अगली बात होती है, जब हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, वाटर, और उसको हम वेपर में चेंज कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वेपर, तो उस समय जो आपको चेंज स्टेट है, लेटेंट हीट जो हीट देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट क्या होगी, वो आपकी LV होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। तो यहां भी कह रहे हैं कि यूनिट मास को, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। ये कहता है एट मेल्टिंग पॉइंट, वहीं तो चेंज होगा। तो ये हो गया LV। LF LV दो तरह की लेटेंट हीट आपकी बेटा हो गई हैं। अब वाटर के बारे में थोड़ा ध्यान कर लीजिए, इसका जगह जगह न्यूमेरिकल में इस्तेमाल आप करेंगे। तो वाटर के केस में 1 atm प्रेशर पर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 प्रेशर को चेंज करते हैं तो ये वैल्यू बदल जाती है। तो 1 ATM के ऊपर 1 ग्राम वाटर को 80 कैलोरी देंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा वो उसका टेम्परेचर। ये लेटेंट हीट का 80 कैलोरी देंगे तो इसका सिंपल मतलब क्या है, 80 कैलोरी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू मेल्ट, टेम्परेचर तो बढ़ना ही नहीं है, वो मेल्ट करेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर। यानी किसी भी बर्फ को ले लीजिए, बर्फ को अगर 80 कैलोरी आप हीट सप्लाई कर दें एट 1 ATM तो 1 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी। टेम्परेचर नहीं बदलना हो तो MCW डेल्टा T में होता है। बात पकड़ में आ रही है ना, कि अगर हम इसको 80 कैलोरी दे दें तो 1 ATM पर 1 ग्राम आइस वाटर में तब्दील हो जाएगा। और इसकी वाटर की बात करें, वाटर से वेपर बनने की, तो हमें 1 ग्राम वाटर को वेपर अगर बनाना है तो उस समय हमें कितनी देनी पड़ती है, 540 के आसपास कैलोरी पर ग्राम। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर 1 ATM, प्रेशर बताना जरूरी है क्योंकि प्रेशर अगर बदल देंगे तो आप जानती हैं, आप अभी ग्राफ भी देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर चीजें, टेम्परेचर वगैरह बदल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाता है प्रेशर बदलने से। तो 1 ATM पर 540 कैलोरी पर ग्राम,
यानी 1 एटीएम पर 540 कैलोरी अगर आप देंगे 100 डिग्री पानी को, तो वो वेपर में 1 ग्राम वेपर बन जाएगा। ये इसका मतलब है। ये दोनों फिगर हमें याद होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। तो ये अगला न्यूमेरिकल आया, यहां समझते हैं। लिखा है एट 1 एटीएम प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए यहां पे वाटर है और इसका मास दे रखा है, मैं 1 ग्राम लिख देता हूं, कई जीरो लगे हैं। इसका वॉल्यूम भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बिकम्स, ये वाटर था, कितने टेम्परेचर का था ये नहीं है, तो बिकम्स इतने, इसको चेंज कर दिया है किसमें, स्टीम में। ये स्टीम में बदल गया है वाटर, वेपर में मतलब। और इस समय वॉल्यूम बदल गया, इसको V1 लिख दो, इसको V2 कर देते हैं 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ये कहानी यहां पर है। व्हेन बॉइल्ड, जब इसको बॉयल किया गया, इट इज द चेंज इन इंटरनल ड्यूरिंग द प्रोसेस। व्हाट इज द चेंज, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं, तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूं, यहां पे जो टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो ये पतलना स्टेट चेंज केवल कर रहे हैं। स्टेट चेंज करने का मतलब ये वाटर कितने डिग्री पर रहा होगा, 100 डिग्री पर, है ना। अगर इससे कम डिग्री का पानी रहा होगा तो आपको दो सप्लाई करनी पड़ेगी। एक करनी पड़ेगी कि 50 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पहुंचे, और फिर स्टेट चेंज के लिए रिक्वायर्ड आप हीट दें। तो यहां पर केवल स्टेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको ये पकड़ लिया, दिया नहीं 100 डिग्री, लेकिन हम बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री वाले पानी को, बॉयल करते जा रहे हैं, पूरा स्टीम बना डाला हमने। ये इस सवाल का रेफरेंस है जो हमें समझना होगा। ठीक, अब यहां पर कितना आप क्यू देंगे, यहां तो स्टेट चेंज है, तो स्टेट चेंज के हिसाब से Q इज इक्वल टू ml लगाएंगे आप। इतना हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी इस वाटर को वेपर बनाने के लिए। मास था 1 ग्राम, और इसकी लेटेंट, ये दे रखी है लेटेंट हीट 539 कैलोरी पर ग्राम, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी 539 कैलोरी। इतनी हीट आपने सप्लाई की है। अब वर्क डन यहां क्या हुआ है, अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू की बात करूं तो P इंटू डेल्टा वी होता है। प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है, तो 1.0 एसआई सिस्टम में 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और यहां डेल्टा वी की बात कर लें अगर, तो वॉल्यूम में कितना चेंज है, 1671 माइनस पहले वाला कितना था 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -6 से, यूनिट को बैलेंस करते हुए। ठीक है, अब यहां पर ये वर्क डन निकल आया आपका। इसको सॉल्व जब करेंगे और हम इसको किस में लाएंगे, कैलोरी में, क्योंकि ये कैलोरी में, ये अभी किस में है, ये जूल में है। तो ये वैल्यू जो आएगी 169.2 जूल। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए वर्क 69.2 अपॉन 4.18 कैलोरी। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40.5 कैलोरी। ये आपका वर्क डन है। अब आप थर्मोडायनेमिक की पहली इक्वेशन जानते हैं कि वो क्या बोलती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा क्यू से डेल्टा डब्ल्यू आप घटा दो, तभी तो इंटरनल एनर्जी पूछा है, इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो यहां पर आप वैल्यू रखो, डेल्टा क्यू कितना है 539, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है 169.2 40.5 कैलोरी में ना। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 498.5 कैलोरी, और यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से सवाल होगा। और यहां पर यह समझना होगा सवाल से कि वाटर से वेपर बना रहे हैं, तो वाटर क्या है 100 डिग्री पर। अगर वाटर को 100 डिग्री नहीं पकड़ा, आपने सोचा कि किसी टेम्परेचर T पर है, 50 डिग्री पर है, तो हमारे लिए ये एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। यहां पर इसको यही पकड़ना है, 1 एटीएम 1 ग्राम वाटर हैविंग वॉल्यूम इतना बिकम्स इतने ऑफ स्टीम व्हेन बॉइल्ड।
तो ये वाटर 100 डिग्री पर है, इसको गर्म किया है। अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे लेंगे तो हमें एक और एनर्जी जोड़नी पड़ेगी, ms डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है आपको ना? मैं इसको फिर भी समझाना चाहूंगा। अगर आप किस टेम्परेचर पे पानी है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम मान नहीं सकते हैं। यहां पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा जैसे बच्चा कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए सपोज करिए अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होता तो पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनता। वाटर की कहानी चल रही है, टेम्परेचर बढ़ता बॉइलिंग में, फिर ये इससे वेपर बनता 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहां पर आप एनर्जी इसको देते mc डेल्टा टी और यहां पे एनर्जी देते ml। अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि मान लें तो आपके पास ये टेम्परेचर गिवन नहीं है यहां, तो किस टेम्परेचर पे पानी नहीं है दिया नहीं है, इसीलिए हमें यह मानना पड़ रहा है। सवाल में दिया नहीं है तो हम कैसे माने कि किस टेम्परेचर पर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए क्लियर, थोड़ा सा चतुर स्मार्ट रहने की जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल डिटेलिंग आपको समझ में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे। आगे की आगे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे का न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हॉट्स भी है, लेकिन मैं सरल करके बताऊंगा, उससे कई न्यूमेरिकल बन जाते हैं आपके नीट में टपकने के लिए। तो मैं इसको पहले आपको नोट करने का मौका दे देता हूं। ये कई बच्चे कहते हैं स्क्रीन थोड़ी दिख जाए तो नोट करने में आसानी रहती है, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर पाए होंगे मेरे ख्याल से अब तक तो आसानी से, और ये थोड़ा समझाने का प्रोसेस था जैसे बात चूके नहीं हम लोग। तो बच्चों ये सवाल करते हैं और ये सवाल थोड़ा सा हॉट सवाल है, दिमाग लगता है लेकिन कई चीजें समझा देता है ये। तो यहां पर देखिए मैं हॉट्स लिखता हूं और फिर इस सवाल को समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। यहां लिखा जा रहा है 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मिक्सड। ये 5 ग्राम आपकी आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको मिलाया जा रहा है 1 ग्राम ऑफ स्टीम जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इन दोनों को मिला रहे हैं और पूछ रहा जो फाइनल चीज होगी वो फाइनल चीज का टेम्परेचर बताइए। तो देखिए पहले क्या होगा कि इस बर्फ को पूरा पिघलने के लिए ये जो आइस है, इस आइस को पूरा पानी में तब्दील होने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है हीट का, ये देख लेते हैं। और क्या ये पूरा जब ये बर्फ बन जाएगा तो उतना हीट सप्लाई कर पा रहा है क्या? उससे कम हीट सप्लाई करेगा तो फिर से देखनी पड़ेगी कहानी। ठीक, तो यहां पर हम डिमांड क्या देखते हैं कि Q की वैल्यू हो जाएगी M आइस Li आइस। मास कितना है 5 ग्राम और वाटर का L होता है 80, तो 40 कैलोरी का यहां पर डिमांड है पूरी बर्फ पिघलने के लिए। स्टीम कितना देगा? स्टीम 100 डिग्री का है और वो 100 डिग्री का पानी बन जाएगा पूरा स्टेट चेंज करने पर। तो यहां पर ये कितना दे रहा है MV एंड LV। MV कितना है 1 ग्राम और 540 होता है पानी के लिए, तो 540 कैलोरी। यानी ये जितना डिमांड कर रहा है आइस पूरा पिघलने के लिए उतना ये दे पाएगा। 400 की डिमांड है, 540 दे सकता है। तो अब देखिए ये कहानी कहां बनेगी? अब ये भी पानी बन गया है और ये भी पानी बन गया है और इन दोनों का मिक्सचर यानी पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये 0 डिग्री वाला बढ़ेगा, 100 डिग्री वाला घटेगा। तो मैं इसकी एक फिगर बनाता हूं आपके लिए जिससे समझ पाए आप कि यह घटना क्या घट रही है, तब इस सवाल को अच्छे से समझेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं इसको लेके चलता हूं। देखिए जो 0 डिग्री की आइस थी वो पहले कन्वर्ट हुई कहां? 0 डिग्री के वाटर में। यहां पर स्टीम थी, वो कितनी डिग्री की थी? 100 डिग्री की। ये वाटर बना 100 डिग्री का, पहले ये हो गया, फिर इसके बाद भी एडिशनल था। इसके बाद क्या हुआ बेटा कि ये दोनों आपस में जब पानी पानी मिले अलग अलग टेम्परेचर का तो कोई वाटर ही बनेगा T डिग्री सेंटीग्रेड का। ये कहानी हुई, समझ पाए? ये स्टेट चेंज है, ये स्टेट चेंज है और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। जहां पे स्टेट चेंज नहीं है, केवल MC डेल्टा T है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगाते हैं आप, वो जो ये Q दे रहा है वो दे रहा है कितना?
ml के बराबर, mv lv लिख दो, मैं qv लिख देता हूं यहां पर। यहां स्टेट चेंज में आइस की बात करें तो mi li लिखेंगे, ठीक है। यहां पर जब चेंज होगा तो इसको लिखेंगे एम सी वाटर डेल्टा टी, मास है आपका आइस वाला लिख देते हैं, और यहां पर एम वेपर वाला मास और सी डब्ल्यू ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। समझ पे आए? ये लेने वाला है और ये देने वाला है, इन एनर्जीज को हम बराबर कर देते हैं, कोई समस्या है नहीं। तो चलिए शुरू कर देते हैं, इसकी बात लिखते हैं। तो एम आई लेने वाली एनर्जी, ये ले रहा है हीट, प्लस एम आई सी डब्ल्यू डेल्टा टी। तो यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री था, यहां टेम्परेचर टी डिग्री आ गया है, टी माइनस 0 हीट लेगा, इसका मतलब है ये लेने वाला टी माइनस 0, ये भाई साहब देने वाले। तो M2 या MV लिख दो, और LV यहां से और यहां से हीट इसने दी है कितनी, MVCW डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस टी। देने वाले हैं ना, पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि देने लेने देना बराबर कर रहे हैं आराम से। 100 टी कम है ना, तो 100 माइनस टी घट रहा है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, ये कितनी थी देखिए, 5 इंटू 80, 5 ग्राम मास था, L 80 था। MI की वैल्यू क्या थी, 5 ग्राम। CW वाटर का ये कितना आ जाएगा, दिस इज T, वो इसका 1 था और ये 540। MV 1 है, 1 ग्राम। CW और ये रहा 100 माइनस T। फॉर वाटर आप जानते हैं, फॉर वाटर हमारा CW कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो CW की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये आ गया 400, ये आ गया 5 इंटू 1 इंटू टी, ये 540 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी निकाल लेंगे अब इसमें से। तो ये रहा देखिए 400 प्लस 5T, 540 प्लस 100 माइनस टी, इधर आया ये टी तो 6T हो गया। ये 640 में 400 घटा दीजिए, तो ये 6T की वैल्यू कितनी आ गई, 240। 400 घट गया 240, तो T कितना आ गया बेटा, T आ गया 240 अपॉन 6, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरह से ये मैंने इसलिए बताया कि आपका दिमाग खुल जाए, बात पकड़ पाइए कि यहां ये क्यों चेक किया, जिससे हम जान सकें आपको समझाने के लिए कि भाई ये देने लेने का प्रोसेस है। अदरवाइज हम इसको सीधे इस तरह से घटना को अंजाम दे सकते थे। तो ये आप पूरा प्रॉपर समझ पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और इसका है, वो भी इंटरेस्टिंग है, जो हमें काफी चीजें समझने में मदद करेगा। इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगली बात और कर देते हैं ये, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगली बात आपके लिए करते हैं। इस बातों को स्टेट चेंज वगैरह में पकड़ना जरूरी है, नोट कर पाए होंगे आप। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है काफी, लेकिन आराम से आप कर लेंगे। देखिए, ए लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स। ये मान लीजिए कोई सीमेंट की दीवार है, सपोज एक बुलेट आपने मारी और बुलेट जाती है और यहां काफी तेजी से लड़कर गल जाती है, मेल्ट कर जाती है। अब आगे देखते हैं क्या है। एज्यूमिंग दैट 25% ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट अप, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसका 25% इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, है ना, बाकी 3/4 नहीं मिल रहा है। तो यूज टू हीट अप, इसको जब घुसेगी तो हीट करने में लगेगी, बाकी इसके हीट करने में नहीं लगेगी। कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड v ऑफ द बुलेट। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज, शुरू में जब इसका जो टेम्परेचर है इस समय वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जब घुसेगी तब भी शुरुआत में 27 डिग्री रहेगा। एंड इट्स मेल्टिंग, और मेल्टिंग पॉइंट 327 है। तो अगर बुलेट को गलना है तो बुलेट को क्या करना होगा, बुलेट को पहले ये T बराबर 27 पर है, पहले इसको मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचना होगा। T
टू लिख देते हैं। कितने पर? 327 पर गर्म होना होगा। फिर उसके बाद ये मेल्ट कर जाएगी, तो यहां मेल्ट करेगी तो टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन मेल्टिंग। तो यहां हीट कितनी खर्च हो रही है? लग रही है ml, स्टेट चेंज। यहां कितनी लग रही है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टोटल Q कितना इन दोनों को जोड़ के मिलेगा? बात समझ पाए ना? गोली चलाई आपने तो पहले तो गर्म होगी, जब गर्म हो जाएगी काफी, अपनी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो गलना शुरू हो जाएगी। तो गलना जो होगा मेल्टिंग, वो स्टेट चेंज है, तो ml फॉर्मूला लगता है। और जहां पर हीट, जहां पे टेम्परेचर बदल रहा है, वहां पर क्या लगता है? mc डेल्टा टी। तो अगर हम Q निकालें तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम फटाफट निकाल के दिखाते हैं कि कितनी हीट इसको रिक्वायर्ड है गलने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। तो पहली बात, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम सी, बुलेट की बात कर लें, दे रखा है बुलेट का, इस ऑफ द लेड। अच्छा, तो ये बुलेट की बात करते हैं, लेड की बात है, एंड डेल्टा टी। तो मास क्या था बुलेट का? दिया होना चाहिए, मास नहीं दिया तो एम पकड़ लो, तो एम पकड़ लिया। अब ये 125 जूल लिखा हुआ है तो 125 जूल ले लो पर किलोग्राम के हिसाब से, पर केल्विन के हिसाब से। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या? 327 से 27 से 327 हो गया, तो इतनी हीट इसको लगी। अब ये वैल्यू क्या हो गई? यहां कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा आपको 300 आ जाएगा यहां पर। तो आप लिख सकते हो m इंटू 125 इंटू 300, यानी m इंटू, यहां पे पॉइंट में अगर लिखो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3.75 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 जूल पर किलोग्राम। ये इस वाली हीट, अभी ये हीट बची है। अब क्यू ml लगाते हैं, ml लगाने चालू किया, तो मास हमको अभी पता नहीं है बुलेट का, वो कट जाएगा अंत में, इसका मतलब है L का मतलब क्या है? इतना लेट का कार्यक्रम है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4, इसीलिए 10 की पावर 4 करा है। तो ये इतनी कहानी हो गई जूल पर किलोग्राम। टोटल हीट ये रही। अब ये जोड़ेंगे जब, और ये काइनेटिक एनर्जी का 25% ही दे रहा है, तो हीट सप्लाइड, ये रिक्वायरमेंट है इसकी, हीट सप्लाइड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी थी? 25% ऑफ हाफ mv²। तो 25% का मतलब होता है 1/4 या 25/100, 25/100 ये 1/4 इंटू हाफ mv²। अब ये 25 1/4 हो गया तो 1/8 आ जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी की कहानी है। अब ये देने वाला हीट, ये दोनों लेने वाले, इक्वेशन बना दो, खेल खत्म। तो 1/8 mv² दे रहा है, और लेने वाले भाई साहब हैं m इंटू 3.75 इंटू 10 की पावर 4 प्लस m इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 4। ये इक्वेशन देखिए बन गई यहां पर। अब यहां से ये m कैंसिल हो गया। आपको केवल क्या निकाल, एक ही वेरिएबल है v। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा डालिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू विल गेट v बराबर 707.11 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल था, मैंने कहा आपके सामने आए, जिससे आप अच्छी तरह इसको कर पाए। आगे हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। 2 ग्राफ हैं जो हमको पढ़ने होंगे, अभी मैं समझाता हूं आपको। इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे बच्चे चाहते हैं तो आप इसको नोट करें। फिर अगला टॉपिक है हीटिंग कर्व, तो हीटिंग कर्व पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको मैं ऊपर करता हूं, जैसे पूरी बात दिख जाए, लगभग दिखी गई थी, ठीक है। तो अगली चीज पे आते हैं, हीटिंग कर्व पर। हीटिंग कर्व क्या होता है ये समझेंगे। कलर में बदल लूं, जैसे इस पे लिखूं तो आपको दिखाई पड़े, ठीक। तो ये हीटिंग कर्व का मतलब क्या होता है? ये ग्राफ होता है बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। इस बात को दिमाग में रखिए। इस तरफ आपका देखिए टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और इस तरफ टाइम है, यहीं पे लिखता हूं, दिस इज टाइम।
और टाइम को इन्होंने मिनट में लिया हुआ है। तो ये ग्राफ जो हीटिंग कर्व होता है, इसमें सवाल आते हैं तिकड़मी, थोड़े सरल है, अभी समझ लेंगे आप। तो हीटिंग कर्व क्या होता है? टाइम, टेम्परेचर, टाइम, ये टेम्परेचर, ये टाइम, तो टीटी कर्व हो गया। टेम्परेचर टाइम कर्व, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। और यहां पर देखिए क्या बात कही गई कि सपोज द हीट इज सप्लाइड टू द सॉलिड, यहां से ओरिजिन से शुरू करेंगे। यहां मान लीजिए कोई सॉलिड है, बर्फ ही मान लें आप चाहे, तो सॉलिड है और उस सॉलिड को कांस्टेंट रेट पी से आप हीट को सप्लाइड कर रहे हैं। पर मिनट जितनी हीट दे रहे हैं, मान लीजिए 10 कैलोरी दे रहे हैं पर मिनट, तो 10 कैलोरी पर मिनट देते चले जा रहे हैं। पी इज कांस्टेंट, पी रेट है किस चीज का? हीट सप्लाई करने का। अब इस कर्व को हम समझेंगे प्लॉट करने के बाद टेम्परेचर टाइम पर। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं इसके अंदर, हर एक रीजन को समझेंगे। जैसे ओए रीजन क्या कहता है, ए बी रीजन क्या कहता है, बीसी क्या कहता है, सी डी क्या कहता है, डी क्या कहता है। तो टुकड़ों में इनके अलग अलग रीजन्स को हम समझेंगे और डिटेल में चीजें समझेंगे, बड़ा आसान है। तो ये देखिए पहले रीजन पे आते हैं जो कि हमारा रीजन ओए है। ओए का मतलब इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। आपको छोटा डायग्राम लगा तो मैंने बड़ा कर दिया, जैसे ये ओए उसी का इनलार्ज करके छाप दिया है। अब यहां पर देखिए क्या है, जब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना वाई एक्सेस, आगे बढ़ रहे हो, तो ये पहले यहां था अब यहां चला गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट चेंज तो है नहीं। टेम्परेचर तो भैया जब किसी बॉडी का बढ़ता है तो स्टेट चेंज नहीं होती, तो एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगता है। वो देखिए कहानी बन गई। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेस विद टाइम। तो कितना हीट ये खा रहा होगा टेम्परेचर की बदलाव की स्थिति में, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, लगा मारिए। अब यहां पर देखिए ये जो हीट ले रहा है उसको देने वाला कौन है? दे तो हम रहे हैं कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट था पी, एक मिनट में पी, तो डेल्टा टी मिनट में, मिनट कह लें सेकंड कह लें जो भी, ग्राफ मिनट में इसलिए मिनट पकड़ा है। तो टी टाइम में, टी मिनट में कितना? पी को टी से मल्टीप्लाई कर दो, पी इंटू डेल्टा टी। अब ये देने वाला ये लेने वाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, यही तो होगा। अब यहां पर देखिए आप डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी कर पाए। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। स्मॉल टी डेल्टा टी क्या है? टाइम। और इसकी वैल्यू यहां से क्या आ गई? पी अपॉन एम सी, देख पा रहे हो। और व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। यहां देखिए ये वाई एक्सेस है ना, वाई अपॉन एक्स जब लेते हो, ये दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। जब भी वाई अपॉन एक्स लेते हो उसे स्लोप बोलते हो। तो वाई एक्सेस की तरफ देखा था टेम्परेचर और इसकी जगह था टाइम, तो ये स्लोप बन गया। पी यहां कांस्टेंट रेट है क्योंकि हम कांस्टेंट रेट से हीट की सप्लाई कर रहे हैं। और ये क्या है? एमसी, हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या है? जो स्लोप डेल्टा टी अपॉन टी से आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट कैपेसिटी की। ये यहां का एक कंक्लूजन है जो हमें याद रखना है। ठीक, यही बात यहां लिखी है, हियर डेल्टा टी अपॉन टी स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ गए थे। सो स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी अगर आपकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो स्लोप कम होगा। स्लोप कम मतलब ऐसे की जगह ऐसे ग्राफ हो जाएगा, और कम तो ऐसे हो जाएगा। स्लोप बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है। तो यहां पर अगर इसमें हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है तो स्लोप कम, हीट कैपेसिटी कम होती है तो स्लोप ज्यादा। ये रेफरेंस निकाल रहा है इस रीजन में। तो इन दिस रीजन द सॉलिड एब्जॉर्ब्स हीट टिल इट रीचेस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर T1। ये देखिए यहां से यहां ए पॉइंट तक गया है और यहां तक इसने टेम्परेचर खाया है। अब ए क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। एक बर्फ को लेके आप गरमा रहे हो, जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया तो मेल्ट करना शुरू करेगा। तो ये तब तक हीट खाएगा जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट पहुंच नहीं जाएगा। और ए इज द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद जो रीजन है वो फ्लैट है। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। ये हमने सीख लिया। यहां पर अगली स्लाइड की चर्चा करते हैं, यानी अगले रीजन की। और वो रीजन क्या है बेटा? ए बी रीजन, मतलब इस रीजन की चर्चा कर रहे हैं।
इसी रीजन को दिखाया है। इस रीजन में देखिए आपका टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देख रहे हो ना, ये सीधी पैरेलल लाइन है टाइम के, तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। अगर ये लाइन पैरेलल है और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, हीट आप मिल रही है उसको, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मतलब फेज चेंज हो रहा है। यानी ये मेल्टिंग पॉइंट जब पहुंच गई थी ए पर, तो बी तक क्या करेगी, मेल्ट होती चली जाएगी। स्टेट चेंज हो रहा है। यहां पर स्टेट चेंज का फॉर्मूला होता है ml, उसका इस्तेमाल हम समझ गए कि ये स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो ये ए टू बी हमारा कौन सा रीजन हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट और स्टेट चेंज का। ये देखिए Q इज इक्वल टू MLF लगा दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या बर्फ से पानी बन रहा है तो फ्यूजन कह लीजिए, या मेल्टिंग। अब वो किसके बराबर है भाई, हीट मिलेगी कहां से, जो हम सप्लाई कर रहे हैं जिस रेट से, P है एक यूनिट टाइम में, डेल्टा टी में P इंटू डेल्टा टी, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करके हम क्या जान पाए, यहां पर मास अगर अब कांस्टेंट है, जो कि है ही, P भी कांस्टेंट है, तो ये LF की वैल्यू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो गई। देखिए ध्यान से जरा, LF की वैल्यू डेल्टा टी क्या है, टाइम, टेम्परेचर ना समझना, कैपिटल टी लिख रहे हैं टेम्परेचर से। तो यहां पर लेटेंट हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। यानी अगर ये ग्राफ लंबा हो जाए तो टाइम बढ़ जाएगा, तो लेटेंट हीट ज्यादा हो जाएगी। फिर से एक बार, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी है तो ये टाइम कम है ना, यहां पर देखो टाइम इतना ही तो है, टाइम T1 T2, तो इसका लेटेंट हीट कम है, और किसी का लंबाई इतना है तो इसका लेटेंट हीट ज्यादा है। इसका अगर L1 है, इसका L2 है, तो L2 इज ग्रेटर देन L1। ये पूछा जाता है इसलिए समझा रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है ना। यहां पर इस चीज से हम ये देख पाए कि टाइम ज्यादा लगने पर इसकी लंबाई बढ़ जाए, वही मतलब है। तो इसका मतलब है इसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लंबी हो जाए तो लेटेंट हीट ज्यादा है, कम हो जाए तो कम है। तो ये बात हम यहां समझ पाए, और बी तक पहुंचेगा। बी कौन सा पॉइंट है, पूरा मेल्ट कर गया। अब मेल्ट करने के बाद उसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। ये पूरा पानी, बर्फ पूरा पिघलकर पानी बन चुकी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन fusion of heat. It means latent heat of the fusion is directly proportional to the length of the line AB, line of zero slope। भाई लाइन ऑफ जीरो स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, स्लोप जीरो है। अब तीसरा हमारे पास कहानी शुरू होती है बी से लेकर सी तक। फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वैसे ही हो जाएगा जैसे पीछे वाले में था, ओए में। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहां देखिए इस वाले की बीसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये कहानी ऐसी ही है जैसे ये ओए में थी। फर्क ये है कि यहां जो बर्फ पानी में पिघली है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां बर्फ का टेम्परेचर, पानी की तरफ टेम्परेचर नहीं बढ़, टेम्परेचर बढ़ रहा था, बर्फ पिघल रही थी, और यहां पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा, यहां बर्फ का टेम्परेचर बढ़ रहा था, ऐसा समझ लें आप। ये लॉजिक दोनों सेम लगेंगे इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं। और इस वाले में हमने देखा था कि इसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हीट कैपेसिटी के। यही चीज यहां है, इसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट कैपेसिटी के। यही बात लिखी है, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ लाइन बीसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। हीट कैपेसिटी जब लिखते हो mc, तो m कांस्टेंट ले लोगे तो c के प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। स्लोप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mc। mc क्या होता है, हीट कैपेसिटी, और m अगर कांस्टेंट है तो यही स्लोप किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 अपॉन c के। तो ये C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना ही स्लोप कम हो जाएगा, उल्टा चलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो लॉजिक इसमें था वही लॉजिक इसमें है, और बात बढ़िया है। अब द पॉइंट सी करस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो
पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, कहां तक बढ़ के पहुंचेगा? सी इज द बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया समझो। अब उसके बाद अगली स्टेज क्या है, यहां से यहां तक आप समझ गए होंगे। 100 डिग्री जो पानी है वो वेपर बनने में चालू किया, तभी टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। आगे देख लेते हैं। अब अगली कहानी में देखिए, सीडी रीजन, इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो सीडी में क्या है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, ये इसकी कहानी इसके जैसी हो जाएगी, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। तो Q इज अगेन प्रोपोर्शनल टू L। यहां पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, वो फ्यूजन था, यहां पर आपका पानी उबल रहा है, वेपराइजेशन है, इसको LV कह दो, कहीं लिखा है तो बढ़िया, नहीं तो हम लिखेंगे। और यहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो यहां भी Q इज प्रोपोर्शनल टू इस रीजन में LV आ जाएगा। क्यों कह दीजिए, या ये समझ जाइए कि यहां इसकी अगर लंबाई ज्यादा है तो LV ज्यादा है। यहां पे एक और रेफरेंस है, LV इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम ज्यादा लंबा उसकी LV ज्यादा। ये बात समझ गए। यहां ये कहां तक पहुंचेगा, डी पॉइंट तक। डी पॉइंट क्या है, जहां पर पूरा पानी उबलकर वेपर बन चुका है। तो एट पॉइंट सी लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर, सी पर, और डी पॉइंट पर एट पॉइंट डी होल ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। सी पर स्टार्ट हुआ, डी पर पूरा का पूरा वेपर बन गया। अगली स्टेज और है कि वेपर में और हीट देते जा रहे हैं, तो वेपर का टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। 100 डिग्री वेपर के बाद 200 डिग्री वेपर बन सकती है। तो लाइन डी, ये लाइन की बात कर रहे हैं अब, ये फिर वैसे ही है जैसे ये तीनों लाइनें थी। तो यहां पर MC डेल्टा टी चलेगा। अगेन यहां क्या चक्कर चल रहा था कि इसका जो स्लोप है इसकी हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम समझ गए इसकी कहानी ये है। और फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड, अच्छा ये लिखा है कि अगर यहां से हम इस बर्फ के टुकड़े को वेपर में तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें जितनी हीट लगी है सबको जोड़ना होगा। भाई पहले वो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, 0 डिग्री का पानी बनेगा, यहां पर पिघलना स्टार्ट किया, यहां पूरा पानी बन गया। यहां पर बेल टेम्परेचर बढ़ा, यहां आइस थी अगर तो आइस को टेम्परेचर स्टेट चेंज ना होके यहां कुछ पानी की बात ले ली जो गला नहीं था। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ता गया, हीट करते गए तो वो ये मेल्टिंग पहुंच गया। मेल्टिंग के बाद आप शुरू हो गए कि फिर उसके बाद क्या किया, ये पूरा का पूरा मेल्ट कर गया। मेल्ट कर गया, फिर ये आगे कहानी बढ़ती चली गई। इस तरीके से इसको समझना होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर समझ गए। यहां पर जो सॉलिड बर्फ लिया था वो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ ही मान लीजिए, और बर्फ -, डिग्री में थी। इस जगह क्या समझ लें आप, आइस थी और मान लीजिए -10 डिग्री पर थी। तो इसको गरमाया आपने तो 0 डिग्री की आइस बनी, फिर आइस के बाद ये पानी बना, पानी के बाद ये फिर बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, फिर वेपर बन गया। यहाँ इस सबको जोड़ दोगे तो पूरा आपको हिसाब बन जाएगा। अब जो हमने सीखा है इस पे एक सवाल करते हैं, तभी हम लोग इसको दिमाग पर रख पाएंगे। टुकड़ों में सारे रीजन्स हमने पढ़े हैं। खैर, तो ए सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विथ हीट एट ए कांस्टेंट रेट। The temperature of the material is changing with the heat input as shown in the figure। इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। Study the graph carefully and answer the following question। What do the horizontal regions AB and CD represent? ये regions AB और CD क्या represent कर रहे हैं? ये heat input है, ये temperature है। ये heat input का मतलब हो गया constant rate से हम सप्लाई कर रहे हैं। ये तो यहां पर सिचुएशन क्या खड़ी हुई कि पहले पॉइंट में जो ए बी है, हाइट आप दे भी रहे हैं तो भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, स्टेट चेंज। तो ए बी क्या है, स्टेट चेंज। और क्योंकि नीचे से सॉलिड से शुरू हुआ है तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्जन, सॉलिड टू लिक्विड। अब CD की बात करो तो CD भी हमारी क्या है, स्टेट चेंज।
कन्वर्जन क्या है? लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हीट इनपुट टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से सप्लाई कर रहे हो। आगे इफ सी डी इज डबल द बी ए, सी डी की जो लेंथ है इससे ज्यादा लंबी है, तो हम ये समझ गए ये मामला किसका है, इसका लेटेंट हीट आपका ज्यादा है, डबल है उसका। खैर इसकी भाषा अगर यूज करें, जो हीट इनपुट है यानी क्यू हम दे रहे हैं जो, तो हम क्या लिखेंगे कि हम ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। कलर को बदल लेते हैं जैसे पकड़ते बने बात। तो यहां दिया है सी डी इज इक्वल टू 2ab, इसका मतलब है डेल्टा क्यू सी डी इज इक्वल टू 2 डेल्टा क्यू ए बी। ये जो लाइन दिया, जो हीट इसको मिल रही इतनी मिल रही, उसी हिसाब से लिख दिया। अब इसको क्या लिखते हो, एम एल, एम एल वी, ये वेपर वाली है सी डी, जो भी पढ़ा उसके हिसाब से समझ में आया, 2 इंटू एम, और ये कहानी क्या हो गई, क्यू ए बी की एल ऑफ आई लिख देते हैं। तो ये आप लिक्विड लिख दीजिए, बल्कि कहीं इस्तेमाल किया नहीं किया मालूम नहीं। तो अब ये देखिए यहां पर एम एम कैंसिल हो गया, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपर इज डबल द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड। ये आप सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां टाइम नहीं छापा है, इन्होंने हीट इनपुट किया है इसलिए क्यू लेके किया है, वरना हम सीधे ही कह देते, अगर यहां पर टाइम होता ना तो हम सीधे कह देते भैया ये इसका डबल होगा, क्योंकि हमने सीखा है अभी। अदरवाइज हमने यहां से क्यू बना दिया, इस तरह कर दिया, क्योंकि यहां हीट इनपुट लिखा है, बात समझ में आई होगी। नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा बेटा। अब 1 2 3 और तीसरे में चलते हैं। क्या बोल रहा है, वॉट द स्लोप डी रिप्रेजेंट। डी का मतलब ये, इसका स्लोप, यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपने देखा था कि हीट कैपेसिटी के स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये यहां पे हीट इनपुट आप दे ही रहे हैं टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रेट में हीट, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, हीट जो है डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी के बराबर है, और स्लोप यहां क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा क्यू लिखे हुए हैं इधर, और इधर टेम्परेचर है, तो टी अपॉन डेल्टा क्यू क्या हो जाता है, स्लोप, वाई अपॉन एक्स। तो यहां से अगर मैं निकाल दूं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, तो 1 अपॉन एम सी आ जाएगा। और ये क्या है, दिस इज स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमसी, जो आप देख पाए। और एमसी क्या है, दिस इज थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। तो आप यहां पर कह पाए व्हाट डज स्लोप डी रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर पाया कि स्लोप ऑफ लाइन डी ई, लाइन डी ई इज या रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल टू हीट कैपेसिटी। ये है ना, ये थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा। अभी एक लास्ट वाला रह गया है, इसको थोड़ा और अभी करते हैं, थोड़ा सा जिससे जगह मिल जाए। अब आगे बात देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी। नंबर 4 पकड़ो, लिख रहा है स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बीसी। वॉट डस इंडिकेट, ये देखिए स्लोप आप किसका पकड़े, ओए का और फिर बीसी का। इसको हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो स्लोप होता है इन रीजन्स में रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी होता है, तो 1 अपॉन एम सी, ये सॉलिड की कहानी थी तो एस लिख दो, ये हो गया ग्रेटर देन 1 अपॉन लिक्विड का जा रहा था जैसे, तो एल लिख दिया। ये स्लोप तो ना सॉलिड से
लिक्विड बना, समझ लो फ्यूजन वाला, इस तरीके से बना दिया आपका। तो एमसी एमसी ऐसे लिख दिया। यहां से क्या चीज आ गई देखिए, एम एम कैंसिल कर दो, तो 1/CS इज ग्रेटर देन 1/CL। अब जानते हैं इसको उल्टा करते हैं तो पलट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, CL इज ग्रेटर देन CS। इससे क्या समझे, स्पेसिफिक हीट of liquid is greater than that of specific heat of solid। ये इसका रेफरेंस है, जैसे जो हमने पढ़ाई की थी वो समझ पाए अच्छे से। एक सवाल और इस पे लेंगे जैसे क्लैरिटी आपको बने। तो ये ग्राफ हीटिंग कर्व जो है उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये जब आता है, मैंने तो पूरा आपको समझाया है, तो अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कम समय में झट से सवाल होता है 10 सेकंड के अंदर, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगली बातचीत हम आगे की तरफ ले चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं जिससे पूरी बात आप नोट कर पाए। यहां तक आ गई और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, इसको आप नोट कर पाए। अगला सवाल देखते हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। यहां पर देखिए क्या बोला है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 ग्राम ऑफ आइस एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री। ये अल्टीमेटली 100 डिग्री का स्टीम बन रहा है। बाकी सी आइस और बाकी डाटा दिया है जो रिक्वायरमेंट होगी। हम देखते हैं किसमें क्या हीट देनी पड़ेगी। तो आप आइस को आइस में चेंज कर रहे हैं तो Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये क्या है, टेम्परेचर का फर्क। तो यहां लिखेंगे MC डेल्टा टी। अभी मैं समझा रहा हूं तो C1 C2 ये Q1 हो गया, C1 C2 फर्क नहीं कर रहा हूं, ये सी आइस आएगी यहां पर। अब यहां पर स्टेट चेंज, ये स्टेट चेंज हो रहा है तो Q2 का मतलब हो जाएगा M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Q3 इज इक्वल टू MC वाटर और डेल्टा टी। फिर ये स्टेट चेंज हो रही है तो Q4 का मतलब M इंटू LV। ये सारी हीट जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। एक एक करके इन हीट को निकालते हैं। तो Q1 निकालने की शुरुआत करते हैं। Q1 इज इक्वल टू MC आइस और रही डेल्टा टी, तो आप डेल्टा टी तो यहां पे सीधे लिख देते हैं। मास कितना है, 8 ग्राम, 8 ग्राम मास। सी कितना, सी ऑफ आइस इन्होंने शायद दिया है ये कैलोरी में पर ग्राम 0.53। डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी में फर्क कितना आया, यहां पर 15 का, -15 से 0 डिग्री। तो डिफरेंस ले रहे हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट जोड़ेंगे हम लोग। तो यहां आपने हीट इसको दी है तो आप डेल्टा टी लिखना चाहें तो 0 -15 कर सकते हैं। तो ये इसको हीट कितनी लगेगी, इसको ये आ जाएगा 15। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 63.6 कैलोरी। अब हम Q2 निकालते हैं, अगली कहानी इसकी। तो Q2 इज इक्वल टू जो मास था वो तो वही है, और फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास था 0.8 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, आइस टू वाटर वाला कहानी। तो 80 से मल्टीप्लाई किए तो 8 8 जा 64, 640 कैलोरी। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 हो गया Q3। तो Q3 में टेम्परेचर का चेंज है, फिर आपने लिया मास सी वाटर और फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर 100 माइनस 0। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 8 ग्राम, और सी था 0.5। सी वाटर कितना था, सी वाटर है 1, तो सी वाटर 1 हो गया और ये हो गया 100। तो यहां हो गई 80 कैलोरी। उसके बाद चौथा नंबर Q4। Q4 में क्या है, स्टेट चेंज है बेटा।
तो स्टेट चेंज में क्या रहा, m इंटू मास ऑफ एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 8 इंटू ये होती है 539 या 540 ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4312 कैलोरी मिल गया। अब क्या करना होगा, इन टोटल हीट कितनी लगी उसको जोड़ दीजिए, हीट रिक्वायर्ड जो कि Q के बराबर है और इन सबका सम है, इन सबको जोड़ मारिए, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5815.6 कैलोरी। ये आपका आंसर है। तो इसलिए सवाल कि आप इस बात को अच्छी तरह जान पाएं मामला क्या है, जैसे वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाए, इसको नोट कीजिए। फिर अगला एक ग्राफ होता है और इंटरेस्टिंग, जिसे फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो चलिए इसको नोट कर पाए होंगे। अगले ग्राफ की हम लोग चर्चा करेंगे जहां पर फेज डायग्राम होगा और ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं उसका भी जिक्र आएगा। तो फेज डायग्राम क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, पीटी ग्राफ यहां कहीं लिखा होगा, फेज डायग्राम या पीटी ग्राफ। फेज डायग्राम का मतलब ही है कि कहां पर वेपर मिल रही है, कहां पर लिक्विड मिल रहा है, कहां पर सॉलिड मिल रहा है ना, यही फेज का मतलब है। तो फेज डायग्राम मतलब इस तरह का डायग्राम। और ये होता क्यों पीटी ग्राफ में, क्यों खींचते, क्योंकि प्रेशर के बदलाव से हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है या चेंज ऑफ स्टेट बदलती है अलग अलग टेम्परेचर पर। तो द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज, ये हमको मालूम है, एंड दिस टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। और ये टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। फेज चेंज जहां पर हो रही है, अगर हम प्रेशर बदल दें तो फेज चेंज कहीं और होने लगेगी। प्रेशर को बदलने पर फेज चेंज जिस टेम्परेचर पे होता है वो टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे 1 atm पर बात करें तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बनती है, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे। प्रेशर को बदल देंगे तो ये 0 डिग्री पर नहीं बदलेगी, किसी और डिग्री पे बदलना शुरू कर देगी। ठीक, ये बात यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो प्रेशर बदलने से फेज चेंज जो होता है उसका टेम्परेचर फर्क हो जाता है। यहां पर आपको दो ग्राफ दिखाए गए हैं जो अक्सर आपके यहां पूछे जाते हैं, या वाटर का या कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब एक ही है दोनों का, मतलब का मतलब जो लॉजिक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर देखिए आप, ये ऊपर वाला पानी के लिए है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं और रीजन भी, वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो यहां पर देखिए ये फ्यूजन कर्व है। फ्यूजन कर्व का मतलब आप जानते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनने की कहानी या लिक्विड से सॉलिड बनने की कहानी। तो ये दो रीजन्स के बीच का, सॉलिड लिक्विड के बीच का, इसलिए फ्यूजन हो गया। ये लिक्विड वेपर का, इसलिए वेपराइजेशन कर्व हो गया ये। और ये सॉलिड और वेपर के बीच का है तो सब्लिमेशन हो गया। कैम्फर लेते हैं, आग लगाते हैं पूजा में और बिना लिक्विड बने उड़ जाता है। तो वो किस स्टेट की कहानी है, सॉलिड की और वेपर की। सब्लिमेशन वहां से याद रखिए, ये सॉलिड और ये वेपर, तो इसके बीच का इतना जो कर्व है ये, दिस इज द सब्लिमेशन कर्व। लिक्विड से वेपर, पानी को उबाल रहे हो उस समय वेपराइजेशन कर्व, और अगर सॉलिड से लिक्विड की कहानी तो फ्यूजन कर्व। ऐसे ही ये तीन जो कर्व हैं वो, इनके रीजन को हम पहचानेंगे। तो ये जो पीटी डायग्राम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ आपका एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है। इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट कहां आता है उसका भी जिक्र करेंगे। तो पी समझ गए ना, प्रेशर बदलने पर स्टेट चेंज होने, जिस टेम्परेचर पे होता है वो चेंज हो जाता है। इसी का हमने डायग्राम और सब्लिमेशन, फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व का आइडिया मैंने आपको दे दिया। चलिए इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जिससे ये वाटर की कहानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीचे बनी थी, एक समझ लेंगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, वही लॉजिक है। तो दीज कर्व्स डिस्क्राइब बिलो पॉइंट्स, जैसे यहां पर लिखा है वेपराइजेशन कर्व जो है O से C, यहां से लेकर ये हिस्सा, ये क्या है, वेपराइजेशन कर्व। इस लाइन पर जो पॉइंट पड़ रहे हैं वहां पर लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं। भाई ये तो दोनों के बीच का लिक्विड और वेपर का है ना। तो यहां पर ये प्रेशर है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट
टेम्परेचर पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे वहां पर क्या होगा, लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट करेगी। जैसे आप देखे होंगे बर्फ रखते हैं तो बर्फ से भाप निकलती हुई भी दिखती है, तो बर्फ का लिक्विड पड़ा भी रहता है, तो लिक्विड से भाप निकल रही है, तो लिक्विड भी है और भाप भी निकल रही है। तो ये वो रीजन है, ये पॉइंट। इससे नीचे आ जाएंगे आप, प्रेशर कम कर देंगे नीचे या उसी प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर वाले रीजन में आ जाएंगे। ये पूरा जो रीजन है ना, मैं आपको समझा दूं, ये जो रीजन है ये पूरा रीजन वेपर का है, वेपर। और ये जो रीजन है ये लिक्विड का, और ये जो बचा हुआ रीजन है ये सॉलिड का है। ये जो दिख रहा है ये लाइन है ना, ये सॉलिड का हिस्सा, ये आपका लिक्विड का हिस्सा, और ये पूरा जो है ये नीचे वेपर का हिस्सा, रीजन वेपर का रीजन। तो यहां पर इन दोनों के बीच जो लाइनें हैं वो क्या शो करती हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड से ही वेपर बनता है। इसीलिए इसको जो है वेपराइजेशन कर्व कहा जाता है। इस लाइन को हम स्टीम लाइन बोल देते हैं। तो स्टीम लाइन पर लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट करेंगे, इसके नीचे वेपर वेपर, इसके ऊपर लिक्विड लिक्विड। अगली बात करते हैं फ्यूजन कर्व, जो कि ओए है। ये कलर बदल लेते हैं थोड़ा, आपको दिख पाए, ये ओए की बात कर रहे हैं। ये कौन सा कर्व है बेटा, ये आपका है फ्यूजन कर्व। फ्यूजन का मतलब ही है भाई पानी से बर्फ बनाते हैं या बर्फ से पानी, वही वाली बात चल रही है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इनके ऊपर जो पॉइंट्स मिलेंगे वहां पर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ इस लाइन पर। इस लाइन से नीचे आ जाएंगे तो सॉलिड सॉलिड मिलेगा, इस लाइन से ऊपर चले इस तरफ चले आएंगे तो लिक्विड लिक्विड मिलेगा। और जो दोनों में कॉमन है यानी सॉलिड लिक्विड, वहां पर दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसे बोलते हैं आइस लाइन। ये आइस लाइन हो गई, ये बर्फ समझ लीजिए, बर्फ का पानी, ये आइस लाइन हो गया। वाटर के केस की बात करूं तो ये आइस लाइन बोला जाता है। अगली बात देखते हैं सब्लिमेशन वाली बात। ये ओबी क्या है आपका, सब्लिमेशन कर्व, ये दिस कर्व। तो ये सब्लिमेशन कर्व है, जहां पे जैसे मैंने बात की थी कपूर या कैम्फर, कपूर है ना पूजा उजा में आप जलाते हैं भगवान के सामने, और वहां भी हवन नमन होता तो वहां भी पंडित जी कपूर वपूर के साथ पान वान रख देते हैं, जल जाता, मामला आगे बढ़ता है। तो वो सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर रही लाइन के ऊपर, नीचे वेपर वेपर, ऊपर सॉलिड सॉलिड, और इस लाइन को बोलते हैं होर फ्रॉस्ट लाइन। ये सब्लिमेशन वाली कहानी हो गई। और अगली बात क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच दीज थ्री कर्व्स को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इज नोन एज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस। जहां पर ये तीनों स्टेट मिल जाती हैं, जो कि पॉइंट है ये पॉइंट ओ। यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर भाई साहब सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का है, तो वाटर का जो है वो है। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट प्रेशर और टेम्परेचर का वो पॉइंट जहां पर तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हो। तीनों का मतलब सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और वेपर भी हो। आपने देखा होगा कहीं बर्फ पड़ी हुई दिख जाए आपको बाहर, या घर में ही थोड़ी छोड़ दें तो आप देखेंगे उसका कुछ पानी भी बहा होगा और वेपर भी निकल रही होगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा है जो अभी 0 डिग्री के आसपास रहता है, इसके लिए थोड़ा सा आगे, वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे यहां लिखा हुआ है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो 273.16 केल्विन होता है। 273 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मोटा मोटा समझे तो। यहीं पर आप 273.16 केल्विन पर, और प्रेशर भी बताना होगा, एंड प्रेशर 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिल जाता है आपको, यानी तीनों स्टेट वाटर की कोएग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड, सॉलिड और वेपर। और आपने देखा होगा पानी में कि जब बर्फ पिघलता है तो पानी भी मिलता है, साथ में वेपर भी निकल रही होती, वही ट्रिपल पॉइंट है। तो ये ट्रिपल पॉइंट है। यहां पर देखिए ये प्रेशर की बात लिखी गई है और ये यहां से टेम्परेचर पकड़ा गया है। इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर आपको ट्रिपल पॉइंट मिलता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा तो ये ट्रिपल पॉइंट कह देंगे। मेरे ख्याल से ये बात आप
पकड़ पाए होंगे। लास्ट पॉइंट और है इसमें कि एट प्रेशर बिलो दैट ऑफ ट्रिपल पॉइंट, यानी ये जो ट्रिपल पॉइंट था अगर इसके बिलो प्रेशर आ जाए तो क्या होगा, नो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। फिर क्योंकि लिक्विड का रीजन तो ये है ना, देखो यहां लिक्विड मिल रहा है प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन में, अगर आप इस प्रेशर से कम चले गए तो इसके तो फिर इसके तो नीचे ही रहेंगे ना, यहां रहे यहां कहीं रहे, इसमें तो जा ही ना पाएंगे। तो अगर आप ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम प्रेशर कर देंगे कि किसी भी चीज को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, है ना, नो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, या तो वो भैया सॉलिड रह सकता है या वेपर रह सकता है, लेकिन लिक्विड नहीं रह सकता। आप समझ पाएंगे इस ग्राफ से। और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट झोंकेंगे तो समझ में आएगा। इसके नीचे अगर आप रहोगे इस प्रेशर के नीचे तो इस रीजन में कैसे जा पाओगे, सिंपल सी बात है, वही बात लिख दी है। ग्राफ बड़े आसान होते हैं, एकदम बिना डरे अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। खैर, अब इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कई चीजें, 3-4 चीजें पूछी हैं, उसको हम समझ लेंगे तो हमेशा मजा आएगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीटी कर्व, पीटी फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज शोन इन द फिगर। ये कार्बन डाइऑक्साइड का खेल है, किसी का हो, खैर प्रॉपर्टी तो वही रहने वाली है। और ये प्रेशर है इस तरफ और इस तरफ बेटा टेम्परेचर है, और ये ग्राफ है। समझ, अब देखते क्या क्या पूछ रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन द सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट पूछ रहा है और ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, हम तो तुरंत ही दिया, तीनों लोग मिल रहे हो, दिस इज ट्रिपल पॉइंट, या ला उसके लिए प्रेशर या ला उसके लिए टेम्परेचर। तो तुरंत लिख देंगे पहले का आंसर A1 था, तो 1 का क्या लिखोगे, जहां पर तीनों को एग्जिस्ट करें, ऑल 3 फेजेस को एग्जिस्ट, तो वहां पर प्रेशर क्या आ रहा है, ट्रिपल पॉइंट का PTR लिख दें, ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर तो 5.11 ATM, और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर ये -56.6, ये है आपका ट्रिपल पॉइंट। समझ गए, पहली कहानी सेट हो गई। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहां पर जो कर्व हैं ये आप, मैं लिख देता हूं नीचे कलर बदल के, नंबर 2 में यहीं पे आ जाते हैं। नंबर 2 में अगर आप देखें तो जो वेपराइजेशन कर्व है, वेपराइजेशन कर्व किसमें होता है, लिक्विड और वेपर के बीच में। भाई वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर ना, तो ये 1 नंबर है याद रखने का तरीका। तो वेपराइजेशन कर्व क्या रहा, 1, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो फ्यूजन कर्व, ये नंबर 2 है। तो ये कर्व हो गए। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि प्रेशर कम करें, कहां गया, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर। इस कर्व की बात करो, इसमें अगर मैं प्रेशर घटाऊं तो क्या घट रहा है आप देख पा रहे हैं, इसको घटाने पर आपका फ्यूजन पॉइंट भी घटता चला जाएगा। डिक्रीज इन प्रेशर विद डिक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं वेपराइजेशन की, तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला लाइन है ना, तो जैसे प्रेशर कम कर दोगे तो यहां पहुंच जाओगे, टेम्परेचर कम। इसके लिए बात करोगे तो प्रेशर घटाओगे तो ये यहां थे, सपोज करिए यहां पहुंच जाओगे, प्रेशर कम किया तो ये यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, यहां पर कम। इसी तरह इसकी बात करो, यहां से यहां पहुंचे तो प्रेशर घटाया और टेम्परेचर भी घट गया, तो प्रेशर घटाने से टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप इस कहानी में कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्यूजन पॉइंट ऑफ CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्रेशर, थोड़ा सा ऊपर कर ले, इन प्रेशर। बात समझ पाए होंगे। देखिए ये वेपर वाले कर्व में ये सारे बॉइलिंग पॉइंट वाला मामला है, तो ये घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्यूजन वाला है तो फ्यूजन वाला पॉइंट भी घट रहा है, ये लिखा हुआ है यहां पर। नंबर 3 पे चलते हैं, अब इस पे आ गए हम लोग। इस पे कह रहा है व्हाट आर द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रिपल क्रिटिकल, ट्रिपल नहीं क्रिटिकल, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। तो देखिए क्या होता है यहां पर, इस कर्व की बात करें तो फॉर CO2 अभी ग्राफ में दिखाते हैं, जो आपका क्रिटिकल प्रेशर है वो 73 ATM है एंड वाला, और यहां पर जो TC है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहां पर देखिए ये 31.1 और 73 इस पॉइंट, इसके बाद अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर हम प्रेशर कितना भी लगा दें हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। भाई ये देखिए टेम्परेचर, ये जो कर्व है ना ऐसे चला गया है, यहां तक खत्म हो गया है, तो यहां अगर आप इससे इससे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा दें इतने प्रेशर पर, तो यहां पर प्रेशर हम कुछ भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्या होगा, गैस लिक्विफाइड नहीं की जा सकती है। अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट बी liquefied above या however large pressure may be applied। आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर यहां पर आप इतने टेम्परेचर पे खड़े हैं तो प्रेशर कुछ भी बढ़ा दीजिए, आप इसके आगे अगर हैं तो आप लिक्विड वाले रीजन में नहीं आ पाएंगे। आप इस पे खड़े हुए हैं, कितना प्रेशर बढ़ा दो इधर ही तो भागोगे, लिक्विड में कहां आ रहे हो, तो आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। ये इसका सिग्निफिकेंस है जो मैंने लिखा है। अब इसका अगला थोड़ा ऊपर कर लें तो कोई बुराई अभी नहीं करेंगे। चौथे नंबर के पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। चौथे नंबर पे कह रहा है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब कौन सी स्टेट है इन 3 ऑप्शन में। तो पहला वाला है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। -70 डिग्री कहां आएगा यहां कहीं आएगा। सपोज करिए 1 ATM से कम पर प्रेशर ले रहे, 1 ATM से कम का प्रेशर है, तो 1 ATM से कम का प्रेशर है, तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको स्टेट मिल रही है वेपर, दिख रही नीचे वाली ना, ये मिल गई आपको वेपर। 1 ATM से कम का प्रेशर ले रहे हैं और आपको अचीवमेंट क्या हो जाएगा, वेपर 78.5 के थोड़ा सा यहां करीब हो, इसी रीजन में आप आओगे। तो यहां पर पहली स्टेट मिलेगा कि एट ए वाला -70 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 1 ATM, अंडर 1 ATM हमारा क्या स्टेट मिलेगा, वेपर। अभी अगली बात और देखेंगे। इसी में बी वाला ले लो बेटा, यहां पर लिखा हुआ -60 डिग्री अंडर 10 ATM, तो यहां पर आप देखिए -60 डिग्री पकड़िए, -60 डिग्री तो और ज्यादा कम यहां कहीं पहुंचे, और क्या कह रहा है 10 ATM, 10 ATM तो यहां कहीं है, तो ये किस रेंज में आप आ जाओगे, सॉलिड वाले में आ जाओगे। ये ध्यान से देखो, इधर और इधर के आसपास यहां वाली रेंज आ गई तो ये सॉलिड हो जाएगा आपका। तो आप क्या लिखोगे, -60 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 10 ATM यू विल गेट सॉलिड। और सी वाला देख लो, जहां लिखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 56 ATM,
तो देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहां कहीं आ जाएगा। और बात कर रहा है 56 एटीएम, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 56 एटीएम का मतलब है यहां कहीं। तो ये देखिए रीजन क्या आ रहा है, लिक्विड वाला, 56 मतलब यहां कहीं, और यहां आप पहुंच जाओगे इसके हिसाब से, ठीक आसपास। तो ये कैसा हो गया, यहां पर आपको लिक्विड रीजन मिलेगा। तो ये रीजन आप कैसे लिख दोगे, दिस इज लिक्विड। तो इस तरीके से आप ग्राफों को पहचान सकते हैं। और ये फेज, स्टेट फेज डायग्राम है जो फेज के बारे में बोलता है, जैसा इसमें बातें ट्रिपल पॉइंट ध्यान रखना है, सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, और एक तीसरा वाला जो कर्व था उसको भी। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे जिसे आप बाकी चीजें बोल रहे हैं, फ्यूजन कर्व वगैरह। तो यहां पर मैं एक बार आपको ग्राफ याद दिला देता हूं। ये देखिए, तो सब्लिमेशन कर्व ये था, ये वेपराइजेशन था, ये फ्यूजन कर्व था। इसको ध्यान रखिए, ये रीजन्स हैं इसके। यहां पूरा वेपर वेपर मिलेगा, यहां पूरा लिक्विड लिक्विड मिलेगा, यहां पूरा सॉलिड सॉलिड। प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से ये कहानी बनती है। तो और अब आ जाता है कार्यक्रम आपके 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो ये जो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। चैप्टर 16 पार्ट 2 इसलिए लिखते हैं कि आपको जब डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा तो आप मुझसे पूछ सकें कि चैप्टर 16 का पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन बता दीजिए। पोस्ट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके इसके आंसर को पेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, सॉल्व जरूर करें। ना निकले तो आप रिफर कर ले वीडियो को अगेन कि उस पॉइंट पर जाके कि भैया मैं कंफ्यूज कहां हूं। और फॉर आंसर ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका पहला आंसर है, क्वेश्चन है, चैलेंज नंबर 1 में हटता हूं, इसको नोट करें आप। और 5 सेकंड का वक्त दूंगा आपको, आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे और आपसे होना चाहिए। आज जो पढ़ाया है उसी टॉपिक पर। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी ध्यान पूर्वक करिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने नीट एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो 5 सेकंड मेरे ख्याल से हो गए होंगे, पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। फाइनल लास्ट चैलेंज के रूप में क्वेश्चन अगला है, 5 सेकंड फिर लीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए कि ये कहानी आपकी क्या कहती है। तो ये 5 सेकंड यहां भी मुझे लगता है हो गए होंगे और आप इसको कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये फुल सिलेबस है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सफिशिएंट है। इतना पढ़ के फुल मार्क्स आप फिजिक्स में ला पाएंगे। आप अगर दिल्ली एम्स पहुंचना चाहते हैं तो आप बायो कितना भी पढ़ लें, उसमें 360 में 360 ही ला सकते हैं, और दिल्ली एम्स के लिए 700 प्लस चाहिए। तो 360 के ऊपर अगर नंबर लाने हैं तो सब सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। 360 और 400 पे तो कुछ मिलता है नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बैलेंस स्टडी करें, फिजिक्स को भी उतना समझ के पढ़ें जिससे आप कामयाब हो सके। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।